हमारे लाइफ को ऑर्गेनाइज करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है चॉइस। हम हमारे लाइफ को चॉइसेस से क्रिएट करते हैं। एक बहुत ही पावरफुल और बेस्ट सेलिंग बिजनेस बुक आई थी जिसे जिम कॉलिंस ने लिखा था। किताब का नाम था गुड टू ग्रेट, जिसे लिखने से पहले जिम कॉलिंस और उसके 21 मेंबर्स की टीम ने दुनिया में जितनी भी बड़ी कंपनीज है उनकी स्टडी की थी, ये जानने के लिए कि वे कैसे ग्रेट बने। 1435 कंपनीज को स्टडी करने के बाद उनमें से सिर्फ 11 कंपनी को सेलेक्ट किया गया जो कई सालों तक गुड थी, फिर वे कई सालों तक ग्रेट बनी रही। साथ ही सिमिलर कंपनीज को भी स्टडी की गई जो कुछ टाइम तक तो ग्रेट थी लेकिन अपनी ग्रेटनेस को सस्टेन नहीं कर सकी, या वो कंपनीज जो गुड थी लेकिन कभी ग्रेट बन ही नहीं सकी। जो ऑब्जेक्टिव था इस रिसर्च का वो था उन फैक्टर्स को जानना, उन प्रिंसिपल्स को जानना जो कंपनीज को गुड से ग्रेट बनाती है, और अगर इन फैक्टर्स को, इन प्रिंसिपल्स को अगर अप्लाई किया जाए तो क्या कोई भी कंपनी गुड से ग्रेट बन सकती है। ये बहुत ही पावरफुल बुक है। इसमें बताए हुए कॉन्सेप्ट्स और प्रिंसिपल्स को हम चाहे तो ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करें, पर्सनल लाइफ में अप्लाई करें या हमारी कंपनीज में अप्लाई करें, ये हर फील्ड में और हर एस्पेक्ट में ये फिट बैठती है। इस बुक के कुछ की कॉन्सेप्ट्स और प्रिंसिपल पे ऑलरेडी मैंने बात की है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे शेयर किया है। ये बुक में जिम कॉलिंस ने एक की फेस को यूज किया है और वो है गुड इज द एनिमी ऑफ ग्रेट। किसी भी इंसान के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या किसी भी कंपनी के लिए ये सच है कि गुड इज द एनिमी ऑफ ग्रेट। क्या मतलब होता है इसका, गुड इज द एनिमी ऑफ ग्रेट का? What does it mean to us? It means many a times in life we think and we know that we are good, but we also realize that we are not good enough. As long as we are satisfied with the good, we can never become great. For example, by earning an X amount of money, we know we can live a good life, but we also know that it is not good enough to live a great life. By sharing knowledge with two people, we can feel good about ourselves. But we also know and realize that it is not good enough to create an impact on the society. When we challenge ourselves to become great, we automatically inspire others to become great. जिम कॉलिंस की बुक गुड टू ग्रेट का बेसिक आइडिया ये है कि जब हमारे पास अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं, अच्छे लीडर्स होते हैं, अच्छे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, अच्छे एम्प्लॉयज होते हैं, अच्छी ऑफिस होती है, तो कई बार हम इसी गुड में सेटल हो जाते हैं, इसी गुड को अपना कंफर्ट जोन बना लेते हैं और इसी लेवल पे हम स्टक हो जाते हैं। जबकि अगर हम चाहें तो थोड़ा सा पुश करके ये डिसीजन ले सकते हैं कि लेट्स बिकम ग्रेट, लेट्स बिकम अ ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन, लेट्स बिकम अ ग्रेट कंपनी, ग्रेट एम्प्लॉय, ग्रेट प्रोडक्ट्स। और जो कंपनी ये चॉइस करती है ग्रेट बनने का, उसके पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि वो ग्रेट बन सके। हालांकि इस बात की गारंटी नहीं है कि वे ग्रेट बनेंगे ही, लेकिन एटलीस्ट ये लेवल से नेक्स्ट लेवल जाने के लिए वो ट्राई कर ही सकते हैं। नो वन गेट्स टू बी ग्रेट बाय एक्सीडेंट, वन हैज टू सेट दैट एज अ गोल। हम चॉइस कर सकते हैं कि हम मीडियोकर रहना चाहते हैं, एवरेज रहना चाहते हैं, गुड बनना चाहते हैं या ग्रेट। और हमारे सारे एक्शंस, थॉट्स, प्लानिंग, वर्क जो भी हम करते हैं ये चॉइस को सामने रख करके हम कर सकते हैं। जिस भी प्रोजेक्ट में हम काम कर रहे हैं, जो भी बिजनेस हम कर रहे हैं, जो भी स्टडी हम कर रहे हैं या जो भी सर्विस हम रेंडर कर रहे हैं, क्या हम ग्रेटनेस को माइंड में रख कर रहे हैं? एक कॉन्शियस चॉइस करनी होगी कि लाइफ में हमारे कौन कौन से एस्पेक्ट ऐसे हैं जो गुड है लेकिन बेटर हो सकते हैं। We can use our morning time to reflect on how we can make things better. कोई और हमारे लिए ये नहीं कर सकता, हमें ही हमारे लाइफ को बेटर से बेटर करना होगा। और अगर हम गुड में ही रह गए तो हम ग्रेट नहीं हो सकेंगे। That's what Jim Collins says in his book Good to Great, that good is the enemy of great. हमने लीडरशिप के ऊपर कई सारे कोट्स सुने होंगे, जैसा कि अलेक्जेंडर द ग्रेट ने कहा था,
that I am not afraid of an army of lions led by a ship. I am afraid of an army of ships led by a lion. दुनिया में जितने भी बड़े अचीवमेंट्स हुए हैं वे सब लीडरशिप से हुए हैं। दुनिया में जितने भी बड़े कंपनीज हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूट्स है, अगर वो एक मकाम तक आज पहुंची है तो अपने लीडर्स की वजह से पहुंची है। लेवल 5 लीडरशिप के बारे में बात करेंगे। ये कॉन्सेप्ट को डेवलप किया है जिम कॉलिंस ने अपनी क्लासिकल बिजनेस बुक गुड टू ग्रेट में, जो 11 कंपनीज कॉलिंस और उसके रिसर्चर्स ने आइडेंटिफाई की। उन सब के पास एक खास किस्म के लीडर्स थे जिनका नाम जिम कॉलिंस ने अपनी किताब गुड टू ग्रेट में लेवल 5 लीडरशिप बताया है। ये इतना फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है किसी कंपनी को गुड से ग्रेट बनाने के लिए कि ये किताब में इसे पहले कॉन्सेप्ट के तौर पे इंट्रोड्यूस किया गया है। लेवल 5 लीडरशिप को समझने के लिए बाकी के जो 4 लेवल लीडरशिप है उसे भी समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। फर्स्ट लेवल ऑफ लीडरशिप जो है वो है हाईली केपेबल इंडिविजुअल। लेवल 2 लीडरशिप कंट्रीब्यूटिंग टीम मेंबर। तीसरा कंपीटेंट मैनेजर। चौथा इफेक्टिव लीडर। और पांचवा लेवल 5 लीडरशिप यानी कि ग्रेट लीडर। ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की में जो सबसे लोवेस्ट लेवल ऑफ लीडरशिप है वो है हाईली केपेबल इंडिविजुअल। ये इंडिविजुअल्स बहुत ही अच्छा काम करते हैं। इन्हें जो भी काम दिया जाए वे अपने स्किल्स, नो हाउ और गुड वर्क हैबिट से अच्छी तरह उसे पूरा करते हैं। They are good at what they do and they contribute simply by doing good jobs. जो दूसरा लेवल है, जो लेवल 2 लीडरशिप है, कंट्रीब्यूटिंग टीम मेंबर, ये अपने स्किल्स और नॉलेज से न केवल अपने आप को बल्कि अपने पूरे टीम को सपोर्ट करते हैं। इनके अपने टीम को सक्सेसफुल बनाने में काफी योगदान होता है। इससे ऊपर आता है लेवल 3 लीडरशिप। ये कॉम्पिटेंट मैनेजर होते हैं। These are managers who are capable to organize their team to achieve targets. ये अपने टीम के टारगेट्स खुद सेट नहीं करते, बल्कि जो टारगेट्स इन्हें दिए जाते हैं वे उन्हें अचीव करने में अपने टीम को लीड करते हैं। लेवल 4 लीडरशिप इफेक्टिव लीडर्स। ये वो लेवल है जहां मेजॉरिटी ऑफ द लीडर्स पाए जाते हैं। ये अपने टीम में जोश, इंस्पिरेशन और कमिटमेंट की भावना से एक क्लियर विजन सेट करते हैं और एक हाई परफॉर्मिंग टीम तैयार करते हैं जो कंपनी के लॉन्ग टर्म विजन को अचीव करते हैं। लेवल 5 लीडरशिप। नाउ दीज आर ट्रूली ग्रेट लीडर्स। They have the ability of all the 4 levels of leaders with a unique combination of strong will yet humble. This strong will with combination of humility that makes them great. It also sets them apart from all the 4 levels. Level 4 leadership सफलता तो दिला सकते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म सस्टेन्ड कामयाबी नहीं दिला सकते। जितने भी कंपनीज गुड से ग्रेट बनी है, कॉलिंस कहते हैं कि वे सब के पास लेवल 5 लीडर्स थे, और जो कंपनीज गुड से ग्रेट नहीं बनी उनमें ये लीडर्स नहीं थे। ये लीडर्स जो लेवल 5 लीडरशिप है एम्बिशियस होते हैं। ये एम्बिशियस होते हैं न केवल अपने आप के लिए बल्कि अपनी कंपनी के लिए। एम्बिशियस होने के बावजूद भी ये डाउन टू अर्थ होते हैं, नम्र होते हैं, सिंपल होते हैं, ये रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं और लॉन्ग पीरियड की सक्सेस को देखते हुए अपने काम को अंजाम देते हैं। ये कंपनीज छोड़ते समय अपने से भी ज्यादा इफेक्टिव लीडर्स कंपनी को दे के जाते हैं, जबकि लेवल 4 लीडर्स कंपनी को ऐसे लीडर्स दे के जाते हैं जो फेलियर्स और वीक होते हैं, ताकि वे जाने के बाद भी लोगों की नजर में अच्छे बने रहें। जबकि लेवल 5 लीडरशिप इस तरह नहीं सोचते। लेवल 5 लीडरशिप सिर्फ अपने कंपनी के अच्छाई के बारे में सोचते हैं, कंपनी को ग्रेट बनाने के बारे में सोचते हैं और अपने से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लीडर्स दे के जाते हैं ताकि कंपनी को एक अच्छा फायदा हो। लेवल 5 लीडरशिप अपने टीम को मोटिवेट करते हैं और हर क्रेडिट उन्हें ही देते हैं। अगर कुछ नुकसान भी हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पे ले लेते हैं। इस तरह से वे अपने टीम में कॉन्फिडेंस और लॉयल्टी बनाते हैं। लेवल 5 लीडरशिप कोई सेलिब्रिटी
या लार्जर देन लाइफ की तरह बिहेव नहीं करते, बल्कि वे डाउन टू अर्थ सिंपल रहते हैं। ज्यादातर लेवल 5 लीडरशिप इन हाउस प्रमोशन से होते हैं, इसलिए वे हार्ड वर्किंग होते हैं। तो जो डिस्कस किया गया है, अगर उसे समराइज किया जाए तो वो ये है कि लेवल 5 लीडरशिप एक कॉन्सेप्ट है। लेवल 5 लीडरशिप, इस टर्म को जिम कॉलिंस ने डेवलप किया है अपनी किताब गुड टू ग्रेट में। लेवल 5 लीडरशिप में दो बातें बहुत ही खास होती हैं जो इन्हें दूसरों से अलग करती है। पहला कि ये स्ट्रॉन्ग विल्ड होते हैं और दूसरा ये हम्बल होते हैं। ये बहुत ही एम्बिशियस होते हैं, लेकिन अपने आप के लिए नहीं बल्कि अपनी कंपनी के लिए। एम्बिशियस होते हैं अपने कंपनी को महान बनाने के लिए। लेवल 5 लीडरशिप एक की कंपोनेंट है जो किसी भी कंपनी को गुड से ग्रेट बनाती है। लेवल 5 लीडर्स, ये वो लीडर्स हैं जो पैशनेट होते हैं। दे आर हाईली एम्बिशियस फॉर द सक्सेस ऑफ देयर कंपनी एंड दे आर फैनेटिकली ड्रिवन टू मेक देयर कंपनी गो फ्रॉम गुड टू ग्रेट, येट दे आर वेरी हम्बल। जो सेकंड कॉन्सेप्ट है इस बुक का, वो है फर्स्ट हु देन व्हाट। ग्रेट कंपनी बनने के लिए सिर्फ लीडरशिप की क्वालिटी इंपॉर्टेंट नहीं, बल्कि टीम में जितने भी मेंबर्स हैं उन सब की क्वालिटीज भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। ये जो सेकंड कॉन्सेप्ट है, ये जिम कॉलिंस की एक ब्रेक थ्रू थिंकिंग है। फर्स्ट हु देन व्हाट। ये कंप्लीटली अपोजिट है उससे जो हम नॉर्मली करते हैं। नॉर्मली हम पहले ये डिसाइड करते हैं कि क्या करना है, फिर लोगों को सेलेक्ट करते हैं कि कौन क्या करेगा। लेकिन जिम कॉलिंस कहते हैं आफ्टर रिसर्चिंग 1435 कंपनीज, जिनमें से सिर्फ 11 कंपनीज गुड से ग्रेट बनी है, उनकी रिसर्च को सामने रखने के बाद जिम कॉलिंस कहते हैं कि पहले राइट लोगों को सेलेक्ट करें, फिर डिसाइड करें कि कौन क्या करेगा। ऑर्गेनाइजेशन में राइट लोगों का होना स्ट्रैटेजी बनाना, गोल सेट करना या किसी भी प्लानिंग से भी ज्यादा प्रायोरिटी रखता है। जिम कॉलिंस कहते हैं कि राइट लोगों को लाना और रॉन्ग लोगों को हटाना जरूरी है। तो कंपनी में राइट लोगों को लाए और उन्हें ही ये वर्कआउट करने दे कि क्या करना है, किस दिशा में जाना है और कैसे जाना है। फर्स्ट हु देन व्हाट, ये कॉन्सेप्ट हमारे माइंडसेट को शिफ्ट करता है कि पीपल आर नॉट योर एसेट बट ओनली राइट पीपल आर योर एसेट्स। जो फायदा है फर्स्ट हु देन व्हाट का, वो ये है कि आपको राइट लोगों को मोटिवेट और मैनेज करने में टाइम और एनर्जी वेस्ट नहीं करना पड़ता। राइट लोग सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं और खुद को मैनेज करते हैं, हमेशा प्रोडक्टिव रहते हैं। राइट लोग कंपनी के कोर वैल्यूज को समझते हैं। राइट लोग जॉब और रिस्पॉन्सिबिलिटी में फर्क समझते हैं। जो सेकंड फायदा है राइट लोगों का, वो ये है कि स्ट्रैटेजी और डायरेक्शन बदलना या इम्प्लीमेंट करने में आसानी होती है। राइट लोगों में ये पोटेंशियल होती है एक ग्रेट कंपनी को क्रिएट करने की। गलत लोगों के साथ आप कभी भी एक ग्रेट कंपनी बना नहीं सकते। तो राइट लोगों को ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से लाया जाए? जिम कॉलिंस ने 3 प्रिंसिपल बताए हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल, व्हेन इन डाउट don't hire, keep looking. Now great companies are prepared to grow only at the rate at which they can hire the right people. अगर डाउट में है तो आप कभी भी हायर ना करें, वेट करें, सही लोगों की तलाश करते रहें। ग्रेट कंपनी इसी प्रिंसिपल पे आगे बढ़ती है कि राइट लोगों को ही हायर करते हैं। सेकंड प्रिंसिपल, अगर आपको किसी मैन पावर में चेंजेस करना है तो एक्शन लें। रॉन्ग लोगों को ऑर्गेनाइजेशन में रखना उनके लिए और कंपनी के लिए, दोनों के लिए ही ठीक नहीं। लेकिन इसमें एक खास बात का ध्यान रखना जरूरी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके पास राइट लोग हैं लेकिन वो शायद गलत पोजीशन में हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर आप उनके डिपार्टमेंट या प्रोफाइल बदले तो शायद वो बेटर रिजल्ट्स दे सके। थर्ड प्रिंसिपल, put your best people on biggest opportunities, not on biggest problems. अपनी बेस्ट टीम को वहां लगाएं जहां सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, न कि प्रॉब्लम्स को हैंडल करने में।
प्रॉब्लम्स को सही तरह से मैनेज करने से कंपनी गुड बनती है, लेकिन ग्रेट तभी बनती है जब अपॉर्चुनिटीज पे काम किया जाए। तो बेस्ट लोगों को बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी को जनरेट करने में लगाएं। तो इन शॉर्ट, ग्रेट कंपनी बनने के लिए न केवल ये जरूरी है कि आपके पास लेवल 5 लीडरशिप हो, बल्कि आपके पास क्वालिटी टीम मेंबर हो। सही लोगों को ऑर्गेनाइजेशन में लाना और रॉन्ग लोगों को हटाने से पहले ये जरूर देख लें कि राइट लोग कहीं रॉन्ग पोजीशन में तो नहीं, और अपने बेस्ट लोगों को बिगेस्ट अपॉर्चुनिटीज को जनरेट करने में लगाना। जो कंपनीज गुड से ग्रेट बनी है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे काम करती है, और वो है कन्फ्रंट द ब्रूटल फैक्ट्स येट नेवर लूज फेथ। सच्चाई का सामना करना, रियलिटी को फेस करना और ये यकीन रखना कि कामयाबी ज़रूर मिलेगी। ये तीसरा कॉन्सेप्ट है इस बुक का। ये कॉन्सेप्ट 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अगर हमारे पास लेवल 5 लीडरशिप है और राइट लोग भी हैं, तब पूरी ऑर्गेनाइजेशन कंपनी की परफॉर्मेंस और फायदे के बारे में अपने इंडिविजुअल ईगो से बियॉन्ड सोचती है और कंपनी की सक्सेस को प्रायोरिटी देती है। कंपनीज के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए ये ज़रूरी है कि लीडरशिप रियलिटी का सामना करे, साथ ही कंपनी को अपग्रेड करते रहे, कंपनीज को मार्केट ट्रेंड के हिसाब से चलाते रहे। लीडर्स को न सिर्फ अपनी कंपनीज के प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट करना होगा, बल्कि रिसर्च के जरिए उसकी स्ट्रैटेजीज में टाइम टू टाइम चेंजेस करते रहना होगा। It is imperative that leadership should confront the brutal facts without losing the faith that the company will be successful. So great results can only be achieved when you make lots of good decisions and then executing it well. So to make good decision, you need to confront the facts, even if those facts are brutal and hard to swallow. हम सब ऑस्ट्रिच अप्रोच के बारे में तो जानते ही हैं। हमने देखा होगा कि ऑस्ट्रिच को जब किसी को अवॉइड करना होता है तो वो अपना सिर सैंड में डाल देता है। When the ostrich sees something it doesn't want to deal with, it buries its head right into the sand. And when it does that, it ignores everything around it. However, everyone knows that it is ignoring life. But life is still happening. So there is no point in taking an ostrich approach and bury our head into sand and ignore everything. Just because we want to close our eyes and act like nothing is happening, but in reality, life is still moving on. So the best thing is to confront the brutal facts. And that's what one of the things Jim Collins in his book discovered when he studied good to great companies. He says that good to great companies have leaders in place that are not afraid to look at reality. They confront the brutal facts but never lose faith. गुड टू ग्रेट कंपनीज के लीडर्स ऐसा इन्वायरमेंट बनाते हैं जिसमें फैक्ट्स को वेलकम किया जाए, और ये इन्वायरमेंट को बनाने के लिए 4 प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाता है। पहला, टू लीड विद क्वेश्चंस एंड नॉट विद आंसर्स। गुड टू ग्रेट कंपनीज के लीडर्स ये अजम्पशन से स्टार्ट करते हैं कि उन्हें ये नहीं मालूम कि क्या रिक्वायरमेंट है। वे डिस्कशंस को क्वेश्चन से लीड करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल सके और रियलिटी सामने आ सके। इस रियलिटी के बेसिस पे कंपनी सही निर्णय ले पाती है। लेकिन जो सुपरफिशियल लीडर्स होते हैं वे अपने एम्प्लॉइज से पूछना या जानना जरूरी नहीं समझते, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें सब मालूम है। These leaders are likely to make bad decisions because they don't have a true understanding of the facts. जो सेकंड प्रिंसिपल है वो है engage in dialogue and debate. Good to great companies के लीडर्स इंकरेज करते हैं डायलॉग्स और डिबेट्स को, ताकि दूसरे भी अपनी बात सामने रख सके और उन्हें ऐसा फील ना हो कि उन पे डिसीजन थोपी जा रही है। Good to great leaders engage in a debate, have heated discussions, even agree to disagree. But great leaders never force people to see things their way. Third principle, conduct autopsies without blame and use them to learn. हर इंसान, हर ऑर्गेनाइजेशन, हर कंपनीज मिस्टेक्स करती है, कभी रॉन्ग जाती है,
उसी तरह से ग्रेट कंपनीज भी मिस्टेक्स करती हैं, लेकिन ग्रेट कंपनीज मिस्टेक्स छुपाती नहीं है, उसे सामने लाती है, उसे सुधारने की कोशिश करती हैं और उन मिस्टेक्स से लेसन लेती हैं। ग्रेट लीडर्स दूसरों को ब्लेम नहीं करते, बल्कि रॉन्ग डिसीजंस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं। फोर्थ प्रिंसिपल, बिल्ड रेड फ्लैग मैकेनिज्म। ग्रेट कंपनीज ऐसे डाटाज और इंफॉर्मेशन को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करती जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कंपनीज के लिए। तो कन्फ्रंटिंग द ब्रूटल फैक्ट से ऑर्गेनाइजेशंस मजबूत बनती है, उन्हें उनकी प्रेजेंट रियलिटीज मालूम रहती है और ये विजन क्लियर रहता है कि वे अभी कहाँ पे हैं और कहाँ उन्हें पहुँचना है, और ये विश्वास के साथ वे आगे बढ़ते हैं कि कामयाबी जरूर मिलेगी। तो ये था कन्फ्रंट द ब्रूटल फैक्ट्स विदाउट लूजिंग द फेथ। जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ये कॉन्सेप्ट 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो जो दूसरा पार्ट है वो है स्टॉकडेल पैराडॉक्स। दोस्तों, ये बुक में जो लेसन्स है वो सिर्फ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस या कंपनी के लिए ही नहीं, बल्कि मेंटल हेल्थ के लिए भी ये एक स्ट्रॉन्ग बुक है। इसमें कई सारे की कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमारे लाइफ के लिए भी उतने ही इम्पोर्टेंट है जितने कि किसी ऑर्गेनाइजेशंस या कंपनी के लिए है। द स्टॉकडेल पैराडॉक्स। As we are passing through this enormously difficult and uncertain time, and while reading this book, I have come across this great concept that can make any organization tick during this tough time, and is particularly very helpful to everyone. And this concept is the Stockdale paradox. Now, the Stockdale paradox is a concept we generally must have heard about it in the business world, but it is so very relevant in all the aspects of our life, like recovering from mental illness or succeeding with any big challenge without losing our minds. And also as we are dealing with the COVID-19, the coronavirus pandemic, and all sort of challenges that have come along with it. स्टॉकडेल पैराडॉक्स जिम कॉलिन की बुक गुड टू ग्रेट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और पावरफुल कॉन्सेप्ट है। स्टॉकडेल पैराडॉक्स जो कहता है कि रियलिटी का सामना करना है, लेकिन साथ में ये विश्वास, ये यकीन, ये फेथ भी रखना है कि अंत में कामयाबी जरूर मिलेगी। स्टॉकडेल पैराडॉक्स, ये नाम आया है एडमिरल जेम्स स्टॉकडेल से। एडमिरल जेम्स स्टॉकडेल यूएस के हाईएस्ट रैंकिंग नेवल ऑफिसर थे। वियतनाम वॉर में इन्हें बंदी बना लिया गया था। 7 साल तक वे कैद में रहे। एक्सट्रीमली डिफिकल्ट सिचुएशन में इन्हें रहना पड़ा। इनके ऊपर बहुत अत्याचार, बहुत जुल्म, बहुत टॉर्चर इनको किया गया। बहुत पेन में ये रहे। प्रिजनर्स के कोई भी राइट्स इनके पास नहीं थे और ये उम्मीद भी नहीं थी कि वे कभी वहां से जीवित बाहर निकल सकेंगे। जो रियलिटीज थी उनके सामने वो यही थी कि शायद यहाँ से जिंदा निकल पाना नामुमकिन है, लेकिन इन्हें ये यकीन था, ये विश्वास था कि वे जीवित बाहर जरूर निकलेंगे। ये विश्वास पे उन्हें जरा भी शक नहीं था। हालांकि उन्हें ये पता नहीं था कि वे कैसे निकलेंगे, कब बाहर निकलेंगे। बस ये फेथ था, ये भरोसा था कि वे जीवित बाहर जरूर निकलेंगे। जिम कॉलिन्स जब उनसे मिलते हैं तो पूछते हैं कि हु डिडंट मेक इट आउट, कौन कैद में से जीवित बाहर नहीं निकल सका। स्टॉकडेल कहते हैं द ऑप्टिमिस्ट, जो आशावादी होते हैं वे नहीं निकल सके। जिम कॉलिन्स आश्चर्य से उनसे पूछते हैं द ऑप्टिमिस्ट, वो लोग तो पॉजिटिव होते हैं, वो कैसे निकल नहीं सके। तो स्टॉकडेल ने कहा कि जो लोग ऑप्टिमिस्ट थे उन्हें ऐसा लगता था कि कुछ ना कुछ वर्कआउट जरूर हो जाएगा और क्रिसमस तक वो शायद बाहर आ जाएंगे। लेकिन क्रिसमस आया, क्रिसमस चला भी गया, वे लोग बाहर निकल नहीं सके। फिर उन लोगों ने सोचा कि शायद ईस्टर तक कोई ना कोई उन्हें आके बचा लेगा, लेकिन ईस्टर भी आया और आकर चला गया। वे फिर भी बाहर निकल नहीं सके। दूसरे साल फिर से क्रिसमस आया, फिर से ईस्टर आया, लेकिन फिर भी वे बाहर निकल नहीं पाए। वे वहीं स्टक थे। उन लोगों की हिम्मत टूट गई, वे निराश हो गए और इसी कारण से वे सब कैद में ही मारे गए। हमने वो स्टोरी तो सुनी ही होगी कि एक बच्चा सपना में देखता है कि एक परी उसके पास आई है और परी उसे एक मैजिकल स्टिक देती है जिससे वो बच्चा अपने सारे विशेस, अपने सारे ख्वाहिशों को पूरा कर लेता है। लेकिन लाइफ में क्विक फिक्स, इजी सॉल्यूशन और मैजिक नहीं होता। Ignorance of the facts combined with an unwavering belief in quick and easy magical solution
डज नॉट वर्क इन लाइफ। कई बार हम लाइफ में भी ऐसा सोचते हैं कि सब ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। हम लाइफ में परफेक्ट मैजिकल सोल्यूशन खोजते हैं और चीज़ों को ठीक होने का इंतज़ार करते हैं, और जब सर्कमस्टेंसेस सिचुएशन ठीक नहीं होती तो हम गिव अप कर देते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लुक एट द रियलिटी ऑफ द सिचुएशन एंड टू आस्क आवरसेल्फ, हाउ कैन आई मेक दिस वर्क? What actions can I take? What is in my power and what do I control? The amount of time, effort and money we spend chasing magical, simple and easy solution is always greater than the amount of effort it would take to make the changes we need to make. So this paradox says, things will always take longer than we plan, and an entrepreneur must be optimistic. To believe in big things, must have big ambitions, and at the same time must be realistic. We must have these two sides to ourselves. We must keep going towards our vision, but we should also face the brutal realities. We must believe that one day everything will be perfect, and until then, we should be ready to go through whatever pain we have to go through. So we must be ready to sacrifice everything, commit completely, and know that one day everything will turn out to be in our favor. An unwavering faith is needed. We must believe in our own skills and abilities and just be focused. So the lesson from this is the need, on the one hand, unwavering faith that we can and will prevail in the end, and at the same time, we need the discipline to confront the brutal facts as they actually are. गुड टू ग्रेट कंपनीज के लीडर इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं। वे अपने कंपनीज को कई सालों तक डिफ़िकल्ट और चैलेंजिंग पीरियड से लीड करते हैं, लेकिन उन्हें ये यकीन रहता है कि वे सक्सेसफुल बनेंगे। इस फेथ में उन्हें ज़रा भी डाउट नहीं रहता। उन्हें एंड रिजल्ट पे पूरा यकीन, पूरा भरोसा रहता है कि वे अपने कंपनीज को ग्रेट ज़रूर बनाएंगे। ये स्टॉकडेल पैराडॉक्स बिजनेस आइडिया से कहीं बियॉन्ड है। ये बहुत ही ग्राउंडेड और होपफुल थॉट है, और ये सब के लिए एप्लीकेबल है, स्पेशली जब पूरी दुनिया और हम सब ऐसे डिफ़िकल्ट टाइम से पसार हो रहे हैं। ये बहुत ही समझने वाला कॉन्सेप्ट है। तो ये था स्टॉकडेल पैराडॉक्स। अब हम इसके लास्ट लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, और वो है द हेजहॉग कॉन्सेप्ट। द हेजहॉग कॉन्सेप्ट कम्स फ्रॉम द ग्रीक पैराबल दैट गोज, The fox knows many things, but the hedgehog knows one big thing. अगर आप एक फॉक्स और हेजहॉग को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि फॉक्स, जो कि एक बहुत ही क्विक, क्लेवर, शार्प, फास्ट, स्नीकी एनिमल है, और हेजहॉग, जो कि एक वीक, स्मॉल, स्लो एनिमल है, इन दोनों का कोई कंपैरिजन ही नहीं है, और जब भी मुकाबला होगा तो हमेशा फॉक्स ही जीतेगा। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है। फॉक्स जब भी हेजहॉग को अटैक करता है हमेशा असफल होता है। चाहे फॉक्स कोई भी रास्ता अपना ले, चाहे फॉक्स कोई भी स्ट्रैटेजी अपना ले, फॉक्स जितना चाहे उतने मेथड्स क्यों ना अपना ले, लेकिन हेजहॉग को वो कभी भी हरा नहीं सकता, क्योंकि हेजहॉग ने सिर्फ और सिर्फ एक ही स्किल सीखी है और इतनी अच्छी तरह से उसे एग्जीक्यूट करता है, उसमें उसे कंप्लीट मास्टरी हासिल की है, और वो है कि जब भी फॉक्स या कोई भी जानवर हेजहॉग पे अटैक करता है तो वो अपने आप को एक बॉल के शेप में बना लेता है, और जो स्पाइक्स है उसके बॉडी में, उससे वो अपने आप को कवर कर लेता है, और इतनी मजबूती से अपने आप को कवर करता है कि किसी भी जानवर के लिए हेजहॉग का शिकार करना नामुमकिन हो जाता है, चाहे कोई भी जानवर मिलियंस ऑफ स्ट्रैटेजीज ही क्यों ना अपना ले। दोस्तों, जो भी कंपनीज गुड से ग्रेट बनी है वो इसी कॉन्सेप्ट से आगे बढ़ी है कि उन्होंने अपने हेजहॉग को आइडेंटिफाई किया है। उनके पास कुछ ऐसा था जो उन्होंने पूरी दुनिया से बेटर किया, और ये फाइंड करने में उन्हें काफ़ी साल लगे। ऑन एन एवरेज गुड टू ग्रेट कंपनी को 4 साल लगे अपने हेजहॉग को फाइंड करने में। वो कौन सी एक चीज़ है, दैट वन थिंग
जो वो पूरी दुनिया से बेटर कर सकते हैं और अपना पूरा फोकस, अपनी पूरी स्ट्रैटेजी इस एक चीज़ को मजबूत और डेवलप करने में ही लगा दिया। अपने पूरे बिजनेस को इसी के अराउंड डेवलप कर दिया। एज एन इंडिविजुअल हमें भी अगर ग्रेट बनना है तो हमारे लाइफ में वो एक चीज़ जो हम कर सकते हैं और हमसे अच्छा कोई नहीं कर सकता, उसे आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। वो एक स्किल, वो एक प्रोडक्ट, वो एक एस्पेक्ट कि जिसमें हम पूरी दुनिया से बेस्ट हो सकते हैं, उसे फाइंड करने की ज़रूरत है, जो कि हमारा पर्सनल हेजहॉग कॉन्सेप्ट होगा। So how can we be not like a fox running at different directions, different places, applying hit and trial methods, different strategies and weakening our strength? How can we find that one strategy, that one thing, that one underpinning, one direction of our business that we can be the best in the world at? Good to great companies stick to doing what they are best at and avoid getting distracted. So how can a company become more like a hedgehog and less like a fox? By identifying 3 key questions. What are you truly passionate about? What you can be the best in the world at? What drives your economic engine? वो कौन सा काम है जो आप पूरे दिल से करना चाहते हो? वो कौन सा काम है जो आपसे बेटर इस दुनिया में और कोई कर नहीं सकता है? और वो कौन सा काम है जो पैशन और टैलेंट के साथ साथ आपके लिए कमाई का जरिया भी है, आपके इकोनॉमी इंजन को भी आगे बढ़ाएगा? तो जो एक्टिविटी आपके इन तीनों सवालों का जवाब देती है, वो है आपका हेजहॉग। और ये हेजहॉग जिसने भी फाइंड किया, वो गुड से ग्रेट बना और ग्रेट बनता रहेगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बुक के सारे कॉन्सेप्ट्स पसंद आए होंगे। अगर ये बुक के और भी बाकी के कॉन्सेप्ट्स को जानना है तो इस बुक को ज़रूर पढ़ें। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।